नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करते नजर आएंगे। मंत्रियों को अयोध्या जाने और रामलला के दर्शन की इजाजत दी गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री 11:40 पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ एयरपोर्ट रवाना होंगे। दोपहर अयोध्या पहुंचकर रामलला की दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री कैबिनेट की मीटिंग के बाद मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल रामलला के दर्शन के लिए रवाना होने वाला है, जिसकी भव्य तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान ने देखी। किस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार आज रामलला के दरबार में होगी। हमारा पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या धाम पे जाएगा। जब भगवान श्री राम का 22 जनवरी को गर्भगृह में प्रवेश हुआ, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मेरे साथ पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य सपत्नी अपना ये यात्रा करेंगे तीर्थ पे। हमारा अपना भगवान के प्रति श्रद्धा भी है, सनातन संस्कृति को मानने वाले भी हैं और हमारी आस्था का केंद्र आज जब एक अलग रूप में हमारे सबके बीच श्रद्धा के केंद्र के रूप में उभर के आया है, तो स्वाभाविक रूप से सबकी भावना भी है। और माननीय मोदी जी और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ जो लोकार्पित हुआ है, चाहूंगा कि कल हमारा पूरा मंत्रिमंडल। तो देखिए, साफ तौर पर बड़ी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं और आज रामलला के दरबार में मध्य प्रदेश सरकार होगी और रामलला के दरबार में अब लगातार एक एक करके हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के साथ पहुंच रहे हैं और इसी में आज दौरा करने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार। रामलला के दरबार में दर्शन पूजन होगा और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ आज अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, जो कार्यक्रम को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 11:40 पर मंत्रिपरिषद के साथ सदस्यों के साथ एयरपोर्ट रवाना होंगे और वहीं से दोपहर अयोध्या पहुंचकर रामलला जी के दर्शन करते हुए नजर आएगी पूरी कैबिनेट। साफ तौर पर कल भी मुख्यमंत्री लखनऊ के दौरे पर थे। लखनऊ में यादव सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर हमलावर थे। यादवों के गढ़ में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे और आज जब पूरी कैबिनेट वहां पहुंचेगी तो देखना दिलचस्प होगा कि दीपा श्रीवास्तव मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। दीपा, आज मुख्यमंत्री का बेहद खास ये दौरा अयोध्या को लेकर हो रहा है और कल ही लखनऊ के दौरे से लौटे हैं और जहां सीधा निशाना अखिलेश यादव पर साधते हुए नजर आए थे। और आज का ये दौरा कितने बजे वहां से प्रस्थान करेंगे और कितने बजे अयोध्या धाम पहुंचते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री? देखिए, आज पूरी मंत्रिपरिषद के साथ में अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश के मुखिया यानी कि डॉक्टर मोहन यादव अयोध्या जाएंगे। उस नगरी में रामलला के दर्शन करके राजधानी भोपाल 12:40 पर वो रवाना हो गए और इस वक्त वो पहुंचेंगे। उसके बाद अपने परिषद के साथ जो है रामलला के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ ये प्रयास भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से काफी लोग जो है वो लगातार अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और सरकार के द्वारा सुविधाएं जो है वो भी मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में जब अयोध्या वो पहुंचेंगे तो मध्य प्रदेश के लोगों के रहने की व्यवस्था देखने को मिलेगा कि उसका भी प्रयास उनके माध्यम से किया जाएगा। और इसी के साथ यदि बात करें तो बीजेपी लगातार यदि हम बात करते हैं तो अलग अलग प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो और कैबिनेट मंत्री जो है वो सभी लोग लगातार अयोध्या जा रहे हैं और ऐसे में आज मध्य प्रदेश के भी तमाम कैबिनेट मंत्री जो मुख्यमंत्री समेत आज जो है रामलला के दर्शन करते नजर आएंगे। सिर्फ दीपा, इसमें सिर्फ क्या कैबिनेट के मिनिस्टर्स ही शामिल होंगे या फिर बाकी विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है? उनमें से भी कोई इसमें शामिल हो सकता है? देखिए, अगर बात करें तो अभी तक इस तरह की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। जो भी विपक्ष के लोग हैं वो सहमति नहीं बन पाई तो इसी कारण से केवल और केवल मध्य प्रदेश के जो मंत्री की जो भी कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी और सीएम खुद पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे, सरयू तट पर भी जाएंगे और मध्य प्रदेश के लिए धर्मशाला बनाने के लिए जो भी देते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। दीपा, आप नजर बनाए रहिए, अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। आज शिवपुरी से शुरू होगी राहुल गांधी की यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है राहुल गांधी। पहले रोड शो करेंगे, फिर गुना पहुंचेंगे राहुल गांधी।
बाटखेड़ी में किसानों से संवाद भी इस मौके पर राहुल गांधी स्थापित करते नजर आएंगे और महाकाल के मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए भी राहुल गांधी आज नजर आएंगे। तो साफ तौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के ये पूरा रोड मैप है। तो साफ तौर पर आज रोड शो करेंगे, फिर गुना पहुंचेंगे राहुल गांधी, बाटखेड़ी में किसानों से संवाद भी स्थापित करते हुए नजर आएंगे। तो मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। दीपा, आज राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या रोड मैप है और कितने बजे तक महाकाल के मंदिर में पहुंच सकते हैं? देखिए, कल उज्जैन में दर्शन करते नजर आएंगे। इसके लिए आज रात का जो विश्राम है वो उज्जैन में होने वाला है। आज गुना से यात्रा जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो लगभग 12 बजे अगर बात करें तो उनका विश्राम रहेगा। उसके बाद राघोगढ़ में वो पहुंचेंगे, जहाँ पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो एक आम सभा होने वाली है उसको भी संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। बात हमें देखने को मिलेगी कि चौपाल की बात कही जा रही है, वो आज करते हुए नजर आएंगे। चौपाल के माध्यम से किसानों को करने का प्रयास राहुल गांधी जो है वो करेंगे। इसके साथ ही ब्यारा में भी हमें देखने को मिलेगा कि किसानों को संबोधित करते हुए भी वो नजर आएंगे। उसके बाद डायरेक्ट के लिए जो है वो रवाना होता है। इस बीच यदि बात करें तो यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश में मजबूती की कांग्रेस का जो लगातार तमाम वर्गों के साथ संवाद करते हुए जो राहुल गांधी है वो नजर आ रहे हैं। महिलाओं के साथ भी संवाद किया जाएगा। इससे पहले आज यदि बात करें तो लगभग 100 जो चौपालें हैं उसका आयोजन होगा। इस बीच आज शुरुआत होने वाली है। राहुल गांधी की वो खाट चौपाल को जो संबोधित करेंगे, किसानों से जो है चर्चा करेंगे, उनका दर्द सुनते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ सीधे तौर पर साधने का प्रयास आज जो है कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से करेगी। दीपा, आज कौन कौन राहुल गांधी के साथ इसमें शामिल हो सकता है? कौन कौन, क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ और नकुलनाथ भी शामिल होते हुए नजर आएंगे? देखिए, अगर बात करें जब से मध्य प्रदेश में यात्रा आई है लगातार दिग्विजय सिंह जो है वो इस यात्रा में साथ में बने हुए हैं। इसी के साथ जीतू पटवारी जो है वो भी लगातार यात्रा में उनके साथ बने हुए हैं। इसी के साथ यदि बात करें तो खासतौर पर अगर हमें देखने को मिलेगा कि ग्वालियर, चंबल और गुना इन सभी जगहों के जो भी कद्दावर नेता है वो भी आज इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तमाम लोगों के साथ राहुल गांधी है वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे और ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से चाहे मध्य प्रदेश की क्यों ना बात हो, यहाँ पर किस तरह से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या कुछ किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा ये तमाम जानकारी देने के लिए। भोपाल में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को आरजीपीवी विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। छात्रों का यह प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा था। वहीं एबीवीपी का आरोप 20 नहीं 200 करोड़ का घोटाला हुआ। उन्होंने आरोप लगाया है गांधी प्रौद्योगिकी के 19.49 करोड़ रुपए प्राइवेट खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। करोड़ों की हेराफेरी मामले में सीएम खुद डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई के निर्देश भी दिए, जिसके बाद पुलिस ने आरजीपीवी के कुलपति समेत कई अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की। आपको बता दें कि गड़बड़ी को लेकर भोपाल के आरजीपीवी कुलपति सहित 5 के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल में पानी की बूंद बूंद सहेजने की बातें पिछले 2 दशकों से हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भोपाल शहर ग्राउंड वाटर के मामले में सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में आ खड़ा होता है। शहरी सीमा नई कॉलोनी बनाने, खेती और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए भूजल का दोहन अब 70% तक कर रही हैं, तो प्रदेश में मालवा की स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब है। यहाँ के कई ज़िले अति दोहित श्रेणी में हैं। यहाँ 100% भूजल निकाला जा रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी CGWB की जनवरी में जारी रिपोर्ट में यह स्थिति सामने आई है। भोपाल जिले में भोपाल अर्बन, बेरसिया और फंदा में स्टडी हुई है, जिसमें साफ तौर पर जमीन में दोहन की स्थिति पानी को लेकर सामने आई है। भांडेर तहसील के कई गांवों में ओलावृष्टि और तेज बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। केवलारी, बरचोली,
तिगरा समेत कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती नजर आई है। वहीं इस तबाही के बाद किसानों ने तिगरा कला के पास जाम लगा दिया है। सूचना के बाद किसानों द्वारा लगाए गए जाम को खुलवाने के लिए तहसीलदार ने हर संभव मदद की किसानों का आश्वासन दिया है। वहीं तहसीलदार RI पटवारी किसानों के खेतों में खड़ी फसलों का भी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है। साथ ही शासन प्रशासन से हर संभव मदद दिलाने को लेकर आश्वासन भी इस मौके पर दिया है। तो देखिए, किसानों की फसल जो है वो बेमौसम बरसात से बर्बाद हो गई है। सड़कों को आप देख पा रहे हैं, जहां सफ़ेद पूरी सड़कें आपको नज़र आ जाएंगी। हर तरफ ओलावृष्टि के कारण सड़कें मानो सफ़ेद हो गई हैं। और ये देखिए, ओले लगातार गिरते रहे भारी बारिश के बाद, जिसकी वजह से बेमौसम बारिश के चलते फसलों को भारी नुकसान देखने को मिला है। और ये हाल ऐसा है कि तहसीलदार ने गाँव का दौरा किया है, कई गाँवों का दौरा किया है। किसानों को मदद का आश्वासन भी इस मौके पर दिया गया है। तो चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ की खबरें दिखा देते हैं और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की उन बड़ी खबरों की जिनका आपका इंतजार लगातार बना हुआ है। आज दुर्ग संभाग का दौरा करेंगे खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का आज सौगात देने वाले हैं। तो वहीं महानदी महाआरती में भी शिरकत करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। 11:30 बजे संयुक्त मोर्चा भाजपा के कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। दोपहर 2 बजे दुर्ग संभाग को करोड़ों की सौगात भी इस मौके पर दी जाएगी। चतरखार में 3 बजे 108 महाकुंडी यज्ञ श्री शिव महापुराण एवं विराट संत सम्मेलन में शामिल होते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के आज सौगात मुख्यमंत्री के हाथों दी जाने वाली है। महानदी आरती में भी शिरकत करेंगे और पूरा ये जो कार्यक्रम है आज इसमें शामिल होने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और विकास कार्यों की सौगात इसमें दी जाएगी। महानदी महाआरती में शिरकत करेंगे सीएम। 11:30 बजे संयुक्त मोर्चा भाजपा के कार्यक्रम में सबसे पहले शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे दुर्ग संभाग को करोड़ों की सौगात और फिर चतरखारा में 3 बजे 108 महाकुंडी यज्ञ श्री शिव महापुराण एवं विराट संत सम्मेलन में शामिल होंगे। ये पूरा कार्यक्रम मैं आपको बता रहा हूँ जो आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रहने वाला है छत्तीसगढ़ में, जहां आज करोड़ों की सौगात भी दी जाएगी। धार्मिक आयोजनों में भी शिरकत करेंगे तो वहीं बैठकों में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो यानी आज दुर्ग संभाग का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जहां करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की सौगात आज इस इलाके को मिलने वाली है। महानदी महाआरती में शिरकत करेंगे सीएम और उसके बाद 11:30 बजे संयुक्त मोर्चा भाजपा के कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। दोपहर 2 बजे दुर्ग संभाग को करोड़ों की सौगात दी जाएगी। चतरखारा में 3 बजे 108 महाकुंडी यज्ञ श्री शिव महापुराण एवं विराट संत सम्मेलन में शामिल होंगे। हिमांशु पटेल मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज का ये पूरा कार्यक्रम क्या क्या रहने वाला है और मुख्यमंत्री किन किन कार्यक्रमों में कौन सी बड़ी सौगात आज प्रदेश को देंगे? देखिए, जिस तरह से तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 11 बजे प्रदेश कार्य पहले वो जो है शंकराचार्य आश्रम पहुंचेंगे। आश्रम के बाद प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे। वहां वो मोर्चा की बैठकों में शामिल होंगे। 12 बजे वो दुर्ग के लिए रवाना होंगे। 2 बजे के आसपास दुर्ग में करोड़ों रुपए की सौगात अलग अलग शिलान्यास लोकार्पण के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद 3 बजे वो मुंगेली के लिए रवाना होंगे। मुंगेली में धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, यज्ञ महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद वो देर शाम जो है राजिम के लिए रवाना होंगे। देर शाम 5 बजे राजिम पहुंचेंगे। यहाँ पे कुंभ कल्प का आयोजन किया गया है भव्य रूप से। वहाँ पर जो है देश भर के अलग अलग साधु संत महात्मा वहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और कुंभ कल्प का आयोजन में हिस्सा लेंगे। उसके बाद देर 8 बजे रात में वो राजधानी रायपुर अपने निवास के लिए पहुंचेंगे। हिमांशु, आज ये एक श्री शिव महापुराण एवं विराट सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। ये पूरा कार्यक्रम क्या है?
देखिए राजीव कुंभ कल्प में पूरे देश भर के अलग अलग साधु संत महोत्सव इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो है जो है कार्यक्रम जानकी कल्प के रूप में इस राज्य में आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें अलग अलग रूप से पूरे साधु महात्मा पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से 8 तारीख को महाशिवरात्रि है, उसको लेकर भी काफी उत्साह जो शिव भक्तों पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में राजीव में खटकेश्वर जो कि भोलेनाथ की भव्य मंदिर है, प्रतिष्ठित पुरानी मंदिर है प्राचीन रूप से, तो उसमें जो है एक से बढ़कर एक कार्यक्रम कराने का उद्देश्य जो है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि हम धर्म संस्था नगरी को हम सहेजने का काम करेंगे, और जिस तरह से अलग अलग कार्यक्रम है धर्म के मामले पर लेकर लगातार ये आयोजित करते आ रहे हैं। चाहे बात कर ली जाए राम जन्मोत्सव को लेकर छोटी दिवाली के रूप में उन्होंने पूरे देश भर में माहौल बनाया। उसके बाद जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा राजीव कुंभ को नाम परिवर्तित करके राजीव मेला पुन्नी मेला का नाम दिया गया था, जो कि बीते दिनों हाल ही में आरोप लगाया था कि 2 से 2.5 करोड़ रुपए में यह पूरे कार्यक्रम सम्मिलित हो समेटा जाता था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 22 करोड़ रुपए की लागत से कुंभ मेले का आयोजन किया गया, पैसे की फिजूलखर्ची बताया गया। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धार्मिक कार्यक्रम को उत्साह के साथ मनाने की बात करती है, तो दूसरी ओर जिस तरह से फिजूलखर्ची की बात कांग्रेस करती है, तो कुल मिलाकर जो धर्म और आस्था को लेकर लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप छत्तीसगढ़ में लगातार बीते दिनों से जारी है। जी ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रहिए। अगली खबर की तरफ दर्शकों को लिए चलते हैं। बीजेपी ने लॉन्च कर दिया है लाभार्थी संपर्क अभियान। सीएम साय कैबिनेट के साथ बांटेंगे मोदी का पत्र। केंद्र की योजना के बारे में जनता को सीएम खुद बताते नजर आएंगे। सीएम सहित सभी विधायक मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सांसद और लोकसभा प्रत्याशी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर यह बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री भी इसमें शिरकत करेंगे, और न केवल मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, बाकी तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स सहित पूरा बीजेपी इसमें शामिल है। कि बीजेपी ने लाभार्थी संपर्क अभियान लॉन्च किया है। सीएम साय कैबिनेट के साथ इसमें मोदी का पत्र बांटते हुए नजर आएंगे कि क्या क्या योजनाएं हुई हैं, केंद्र की योजनाओं के बारे में जनता को बताए जाएंगे। हिमांशु मेरे साथ है। हिमांशु, ये पूरा क्या कार्यक्रम है जिसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल रहने वाले हैं और मोदी की गारंटी नाम से पत्र जो है वो वितरित किया जाने वाला है, क्या कुछ ये योजना है? देखिए लोकसभा चुनाव में कैसे छत्तीसगढ़ के 11 के 11 सीटों को साधा जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर वो प्रयास करी, हर वो रणनीति और खाका तैयार करके काम कर रही है। जिस तरह से लाभार्थी योजना का शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर दी है, जिस तरह से 40 लाख से ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी है, जो केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ उनको मिला है, वो तमाम 40 लाख लोग सीधे सीधे जनता के बीच जाएंगे। अलग अलग मंडल स्तर पे एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर पूरे इस कार्यक्रम के हिस्सा होंगे। और इसमें कहीं ना कहीं और ये कार्यकर्ता ही नहीं, छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्री दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर जिस तरह से 10 साल से लेके जब से शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक के मोदी के कार्यकाल को लेकर जन जन तक पहुंचेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। एलईडी स्क्रीन के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचेंगे, पत्र के माध्यम से गांव-गांव तक लोगों तक संपर्क करेंगे। कुल मिलाकर उद्देश्य यही है, डोर टू डोर लोगों के घरों तक पहुंचना है, लोगों से रूबरू होना है और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी सीधे ताजा करना है। तो कुल मिलाकर ये पूरे कार्यक्रम का इम्पैक्ट है वो लोकसभा चुनाव पे निश्चित तौर पर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कई ऐसे सुदूर क्षेत्र है जहां पर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, उसकी जानकारी उस तक नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ना कहीं ये योजनाएं, ये अभियान के बाद लोग है वो सुचारू रूप से योजनाओं का लाभ ले पाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं शामिल होंगे, तो निश्चित तौर पे लाभ है वो लोगों को मिलना लाजमी है। और ऐसे में इसका असर है सही कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को देखने को मिल सकता है। हिमांशु, कौन कौन इसमें शामिल होंगे? मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट है, और इसमें कई नाम शामिल हो रहे हैं कि जो उम्मीदवार सांसद हैं वो भी शामिल हो जाएंगे, और कौन कौन विधायक सांसद कौन कौन इसमें शामिल होने वाले हैं? देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता शामिल होने की बात कही जा रही है, तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री शीर्ष होता है छत्तीसगढ़ में, प्रदेश अध्यक्ष शीर्ष होता है पार्टी का। उसके बाद एक कार्यकर्ता यानी एक एक कार्यकर्ता मंडल स्तर के कार्यकर्ता अगर इसमें शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर सभी वो लोग आ जाते हैं। जिससे बात करी जाए विधायक, सांसद, जो है पूर्व विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन, मंडल, आयोग, मोर्चा प्रकोष्ठ, सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। और ऐसे में पूरे लोग मिलकर एकजुटता के साथ पूरी प्रक्रिया को पालन करेंगे, अभियान का हिस्सा बनेंगे, जन जन तक पहुंचेंगे। जी ठीक है हिमांशु, आप लगातार नजर इस खबर पर भी बना रही है। अगली खबर की तरफ दर्शकों को लिए चलते हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होने वाली है। दिग्गजों पर दाव की तैयारी में कांग्रेस पैनल में भूपेश सिंहदेव चौबे
तमध्वज के हैं नाम, तो वहीं पर्यवेक्षकों को पीसीसी और सर्वे के नाम का इसमें मंथन होगा। निजी एजेंसी की सर्वे रिपोर्ट भी शामिल इसमें की गई है, जो कि दावा सूत्र बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की सूची जारी होते ही कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक की जा रही है। चुनाव को रोचक बनाने और बीजेपी को सीधी टक्कर देने के लिए कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं पर दाव लगाने की तैयारी करती नजर आएगी। तो वहीं पीसीसी ने पैनल तैयार किया है। पैनल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, डहरिया के नाम भी शामिल हैं। वहीं स्क्रीनिंग की बैठक में लोकसभा पर्यवेक्षकों, पीसीसी तथा सर्वे के आधार पर आय तैयार किया गया है। यानी जो सर्वे तैयार किया गया है वो इसी आधार पर किया गया है। और जो इस कमेटी की पूरी योजना रखी है वो इस तरीके से रखी है कि सर्वे जो आया उसके अकॉर्डिंगली आगे काम किया जाएगा। कमेटी की बैठक है और मैं समझता हूँ कि स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक होगी और उसके बाद इसकी सीईसी में सारे नाम चले जाएंगे और बहुत जल्दी उम्मीद है कि सीईसी में फैसला हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सूची आई है, जो नाम आए, उसके बाद आप लोगों ने कुछ रणनीतिक बदलाव किए? नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो हमारे कैंडिडेट हैं वो हमारे कैंडिडेट होंगे और जो मतलब जो पीसी में नाम गए हैं, सीसी में जो स्क्रीनिंग कमेटी में जो नाम है और जो सर्वे में नाम आए हैं उसी पर फाइनल होगा। हाँ, आज इसकी हिमांशु, आज ये कांग्रेस कमेटी की स्क्रीनिंग बैठक होने वाली है। क्या क्या फैसले इसमें होंगे, कौन कौन चेहरे इसमें शामिल होंगे? देखिए, दिल्ली में आज जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ सहित पूरे अलग अलग राज्यों के जो लोकसभा प्रत्याशी है उनके नामों का ऐलान होना है। तो जिसमें मुख्य रूप से इस बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के शीर्ष नेताओं में से भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, ये तमाम जो दिग्गज नेता, पूर्णदेव नेताम, दीपक भाई, सभी जो स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। और जिस तरह से आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, एक पैनल तैयार किया जाएगा। पैनल को जो है केंद्रीय निर्वाचन समिति को सौंपी जाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है नामों का ऐलान है वो हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने नामों का ऐलान करने के बाद जिस तरह से कांग्रेस अब लगातार सक्रियता रूप से बैठक लेकर आनंद खाने में सूची जारी करेगी, जिस तरह से 11 के 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। अब वहीं अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस किस तरह से किन किन लोगों के चेहरे को दाव यहाँ पर मैदान पर उतारते हुए दिखाई देंगे, क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 400 पार का नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती जो कांग्रेस के पास रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विधानसभा चुनाव में काफी बड़ी शिकस्त के साथ वोटों से पराजय कांग्रेस को किया है, जिसमें कई दिग्गज नेता मंत्री इस चुनाव में हारे हैं। तो अब बड़ी चुनौती रहेगी कांग्रेस के पास कि आखिरकार लोकसभा को कैसे जो है समेटा जाए, नाराज कार्यकर्ताओं को कैसे मनाया जाए, मतदाताओं को कैसे मनाया जाए। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता छत्तीसगढ़ में है, तो इस सरकार के खिलाफ कैसे एंटी इनकम्बेंसी यानी उनके जो है निगेटिव मामले को कैसे उठाया जाए। तो एक तमाम प्रक्रिया रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से 9 सीट अभी छत्तीसगढ़ में है, 2 सीट कांग्रेस के पास है, तो कैसे इस 2 को बढ़ाया जाए, कांग्रेस वो अपने शिक्षक जो है जीत यहाँ पर दर्ज कर सके। इसके लिए आज जो बड़ी बैठक है स्क्रीनिंग कमेटी की, उस पर जो है चर्चा होगी, नामों का ऐलान होगा, जो पैनल तैयार करेंगे स्क्रीनिंग कमेटी और तमाम जो सर्वे रिपोर्ट है वो चुनाव समिति तक भेजेंगे। उसके बाद ही नाम का मुहर लगेगा। बहरहाल जो है अलग अलग जो सीटों पर 4 से 5 दावेदार ने अपनी प्रस्तुति दी है। कोरबा से ज्योत्सना महंत, जो कि चरणदास महंत की धर्मपत्नी है, वो लगातार वहां से जीतते आई है और उसका नाम एकल नाम वहां पर चल रहा है कोरबा में। तो बहरहाल कोरबा का नाम ही अब अंतिम रूप से माना जा रहा है। बाकी अन्य 10 सीटों पर मंथन है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन में जो लिस्ट है वो आने वाली है। हिमांशु, यहाँ जो नाम तय किए जाएंगे, क्या वो पहले दिल्ली पहुंचाए जाएंगे और उसके बाद इनकी घोषणा होगी कि यहीं इस नाम को ऐलान कर दिया जाएगा सिलेक्ट करके? देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में है, उसके बाद ये तमाम जो अलग अलग बैठक, सर्वे रिपोर्ट, ये मंथन करके नामों को जो है चुनाव समिति को भेजा जाएगा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति है, उस पर बैठक लेगी। उसके बाद अंतिम जो निर्णायक है वो चुनाव समिति के द्वारा की जाएगी। उसके बाद ही नामों का ऐलान है वो दिल्ली से होगा। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
छत्तीसगढ़ के कांकेर के हिंदूर के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। मुठभेड़ में एक नक्सली मार भी गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने मारे गए नक्सली के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके को सीज कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो पुलिस और जवानों के बीच पुलिस और साफ तौर पर सुरक्षा बलों की ये संयुक्त कार्यवाही, जिसमें नक्सलियों को मुठभेड़ कर दिया। नक्सलियों के बीच और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई है और साफ तौर पर नक्सलों पर लगातार नक्सलवाद और नक्सल इलाकों पर लगातार पुलिस और सरकार मुस्तैदी के साथ काम करती हुई नजर आ रही है, जिसमें एक नक्सली को भी मार गिराया और भारी संख्या में गोला बारूद बरामद किया। नक्सलियों के उपस्थिति की सूचना पर थाना छोटे बेटिया के हिंदू जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया गया, जिसमें बीएसएफ, डीआरजी और जिला बल के जवान द्वारा एक संयुक्त अभियान किया गया था। जब हमारे जवान नक्सलियों की उपस्थिति की जगह पर पहुंचे तो नक्सली द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके जवाब पर भी हमारे जवानों ने लगातार फायरिंग की। ये फायरिंग लगभग 1 घंटे से अधिक चली है और जब इलाके की सर्चिंग की गई तो एक नक्सली के 100 बरामद हुआ है, जिसमें एक फोर्टिस भी प्राप्त हुआ है। इस नक्सल विरोधी अभियान में हमारे जिले के एक आरक्षक रमेश कुरेटी शहीद हो गए हैं। इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। बलौदाबाजार पुलिस की तरफ से असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए अभियान सृजन चलाया जा रहा है, जिसके तहत फरवरी महीने में 22 दिनों के अंदर असामाजिक कार्यों में लिप्त 423 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के तहत अवैध रूप से शराब बिक्री करने के कुल 274 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 4,28,000 रुपये का शराब जब्त भी किया गया है। बलौदाबाजार पुलिस ने यह अभियान चलाया हुआ है, जिसका नाम अभियान सृजन रखा गया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।